अब ग्रीन दिख रहा है? ध्यान सुनो, हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे? हमने जनसंख्या विस्फोट के बारे में हमने ये देखा था कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, यही पढ़ाया जा रहा था, जिसमें भारत, पहले मैंने ये बताया था भारत में मानव जनसंख्या की आबादी आज़ादी के समय कितनी थी। तो आज़ादी के समय अगर हम देखते हैं तो आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी? 35 करोड़। एक आंकड़ा बताया जा रहा था कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी 1951 में, लगभग कितनी थी? 35 करोड़ थी। फिर ये संख्या जो है आज़ादी के बाद से बढ़कर, और कब? सन 2000 में ये बढ़कर सीधे कितना हो जाता है? 35 से सीधे बढ़कर कितना हो जाता है? 100 करोड़ हो जाता है। कितना होता है? 100 करोड़। फिर जो है 2011 की जनगणना होती है। मैंने जनगणना को बताया था कि जनगणना कब से चल रही है? 1881 चल रही है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो जब 2001 इसको 11 में देखा गया तो ये जनसंख्या सीधे 125 करोड़ पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? 125 करोड़। यानी 10 ही साल में 25 करोड़ जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। और 2021 का जनगणना हुआ तो इस समय जो है ये जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 135 करोड़ जनसंख्या हो गई है। यानी बहुत तेजी से जनसंख्या क्या कर रही है? भारत में ग्रोथ कर रही है। आंकड़ा आपने ये बताया गया था, आपने क्या देखा था कि भारत में मानव जनगणना जो है कब से चालू हुई थी? तो 1881 से हुई थी। ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, पिछले लेक्चर में आपने पूरा देख लिया था। यानी शुरू कब से हुई थी? 81 से हुई थी। अब तक कब तक जनगणना हो गई है? 2021 तक की जनगणना कंप्लीट हो गई है। अब जनगणना कब होगी? 2031 में, 10 साल बाद होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो हमें बताना था। तो आज हम देखेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते रहते हैं। और आप देखो, खास तौर से इससे 2 फायदा आपको है। आपको निबंध भी हिंदी में आता है तो लिख सकते हो। आप इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो हैं अपना बायो भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद से 10 वाले बच्चे के लिए ये क्या है? ज्योग्राफी के लिए भी ये क्वेश्चन क्या बन जाती है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। तो आपको कई मायने से एक ही चैप्टर से कई लाभ आपको क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? जनसंख्या विस्फोट को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना? देखते हैं जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बेटा जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जिसमें अगर हम इसकी बात करें, ये जो जनसंख्या दर है इसको कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसमें प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। आप ऐसे चार्ट, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर। पहला क्या है? जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर। और तीसरा है अप्रवासी। और चौथे को कहा जाता है प्रवासी। क्या कहा जाता है? प्रवासी। ध्यान देना बेटा, जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कारक जो निम्न है। पहला है जन्म दर, यानी बर्थ रेशन कहा जाता है। मृत्यु दर, डेथ रेशन कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में लिखना है तो लिख लो। ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आप देख रहे हो
ये चार चीजें किसको प्रभावित करती हैं बेटा? किसको? जनसंख्या दर को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अब कैसे प्रभावित करती है मैं एक एक को बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, यही याद कर लेना। क्या बताया जा रहा है? मैं इनके कैसे प्रभावित करती है मैं इनको बताऊंगा, आपको यही याद करना है, घर के लिए नहीं लेके जाना है कि हम घर जाएंगे तो वहां याद करेंगे। जो भी करना है यही तैयार करना है, बहुत इजी तरह से। इसको देखो, बी से इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसको एक जो है कॉलम बना लेना, इसको बी मान लेते हैं, बी से बर्थ रेशन, ये डी से है तो इसको डी से मान लेते हैं, ये आई से है तो इसको आई दिखा देते हैं, और ये क्या है, ई से तो इसको ई दिखा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। जन्म दर क्या होता है? यानी जन्म दर क्या होता है? किस दर से बच्चों का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। जैसे मान लो कोई गांव है, मैं एक गांव की बात कर रहा हूं, उस गांव में प्रति साल या प्रति वर्ष 100 बच्चों का जन्म होता है, और उस गांव में जो बूढ़े लोग हैं वहां पे कितनी मौतें हो रही हैं? तो प्रति साल 30 मौतें हो रही हैं। तो जन्म दर अधिक है कि मृत्यु दर अधिक है? जन्म दर अधिक होगा ना, यानी जितने लोग मर रहे हैं उनसे कितने अधिक जन्म ले रहे हैं? कितना? अरे मान लो कि 30 लोग मर रहे हैं, तो बताया जा रहा है बेटा, मान लो मैंने क्या बताया कि मरे कितने लोग? 30 लोग, और जन्म कितने लिए? 100 लोग जन्म लिए, बच्चे 100 जन्म लिए, और बड़े मरने वालों की संख्या कितनी थी? 30। तो 30 निकाल देते हैं उसमें से, 100 में से 30 निकाल देते हैं, कितने बच्चे? 70। यानी मृत्यु दर के अपेक्षा 70 लोगों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ी ना 70 लोगों की, तो जन्म दर इसमें क्या माना जाएगा? अधिक माना जाएगा। अब मृत्यु दर क्या माना जाएगा? बहुत कम माना जाएगा। अप्रवासी क्या होता है? अप्रवासी का मतलब होता है जैसे अपने देश में जनसंख्या कैसे बढ़ती है। एक तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या देखा कि संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, और इसकी संख्या क्या हो रही है? यहाँ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रही है? कमी आ रही है। यहाँ जो होता है, और बताया जा रहा था कि अप्रवासी का मतलब क्या है? जनसंख्या कैसे बढ़ती है? मान लो कि दूसरे देश से लोग आकर अपने देश में क्या हो जाएं? बस जाएं, तो ऐसे लोगों को क्या कहता है? अप्रवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रवासी कहा जाता है। प्रवासी किसे कहा जाता है? कि अपने देश के लोग जाकर अपने यहाँ से नागरिकता खत्म करके किसी दूसरे देश में जाकर क्या हो जाएं? बस जाएं, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रवासी कहा जाएगा। तो अगर मान लो दूसरे देश के लोग ज्यादा आके अपने यहाँ बस रहे हैं, अपने देश से जा निकल के कम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, तो संख्या किसकी ज्यादा है? अप्रवासियों की ना। तो भारत में क्या समस्या है बेटा? अब किसी भी देश में क्या समस्या है? जैसे जब से हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था हो गई, विज्ञान प्रगति किया, तब से मृत्यु दर में क्या आने लगी? कमी आने लगी, और जन्म दर में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। ये भी हमने देख लिया। दूसरा जो है, दूसरे देश से लोग अपने देश में आकर ज्यादा बसते हैं, अपने देश के लोग दूसरे देश में कम जाते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बात समझ में आया? मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, जैसे मान लेते हैं बी और आई, ये देखो इधर बी प्लस आई, बी प्लस आई, ये मान लो कि इनकी संख्या बढ़ रही है, यानी कि इसकी जन्म दर की संख्या बढ़ रही है, और किसकी? प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। किससे? मृत्यु दर डी प्लस किससे? ई से। तो एक आपको ये मिल गया ना कि भारत में जनसंख्या बढ़ने की सबसे बड़ा कारण क्या है? कि इनकी और इनकी, यानी जन्म दर वाले और अप्रवासी वाले क्या हैं? संख्या ज्यादा है। अब मरने वाले अप्रवासियों की संख्या क्या है? कम है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अगर मान लेते हैं कभी आपने देखा है
कि क्या हुआ हो। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि डी प्लस आई जो है डी प्लस ई मतलब इसका मतलब क्या है कि इनकी संख्या कम कब होती है, जैसे मान लो कि कोई महामारी आया और या कोई लड़ाई लगी तो उस समय अचानक क्या होता है, ज्यादा लोग मारे जाते हैं और जन्म दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रवासी भी क्या होते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, अपने देश के लोग दूसरे देश में क्या होने लगते हैं, भागने लगते हैं। और दूसरे लड़ाई जहाँ लगती है वहाँ कोई क्या रहता है, नहीं रहता। आप देखे हो ना ऐसा कि किसी देश में लड़ाई चलती है तो वहाँ के लोग भाग के दूसरे देश में जाकर शरण ले लेते हैं, इस तरह की समस्या होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि, लेकिन कभी अपने यहाँ ऐसा नहीं हुआ है कि ये दोनों एक साथ क्या हो जाएं, यानी पी आई और ये बी आई दोनों मिलकर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी जन्म दर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना। अब देखेंगे जनसंख्या, ये हमने समझ लिया कि जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कितने कारक थे जनसंख्या दर को जो प्रभावित करते हैं। अगर मान लो किसी देश से लोग निकल के और दूसरे देश में ज्यादा जाकर बसने लगे तो संख्या वहां कम होगी कि नहीं होगी। उसके बाद से बच्चों के जन्म दर में क्या हो जाए, कमी आ जाए, अब मरने वाले की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जन्म उसमें क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अपने देश में इसके क्या होता है, सीधे विपरीत होता है। अब जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ते हैं, तो हम देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव क्या देखेंगे। ये बात समझ में आ गई, प्रभावित करने वाले कारक। अब हम सीधे क्या देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव। कल मैंने कुछ इसमें से हिंट किया था आप लोगों को। जनसंख्या विस्फोट होगी तो सबसे पहले किसमें कमी आएगी जी, जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार में क्या आएगी, कमी आएगी। पहला क्या समस्या होगी, रोजगार में कमी आएगी। ये कल आपने पढ़ा भी था, रोजगार में कमी आएगी। दूसरा क्या दिक्कत होगी, जब रोजगार में कमी आएगी तब क्या होगा, आर्थिक विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास रुकेगा। आर्थिक विकास रुकेगा तब क्या होगा बेटा, आर्थिक विकास रुका तो शिक्षा स्तर घट जाएगी, यानी पढ़ाई बंद होगी कि नहीं। जब माँ बाप के पास पैसा नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कहां से, तो शिक्षा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, शिक्षा में कमी आएगी। अब शिक्षा में कमी आएगी, साथ ही साथ क्या होगा, निर्धनता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, निर्धनता बढ़ेगी। निर्धनता बढ़ेगी और शिक्षा में कमी आएगी तो क्या होगा, अपराध बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम किताबी भाषा लेके, हमारे दिमाग से ही क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। अब जो है अपराध भी बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, खाद्य पदार्थों में कमी आएगी, कपड़ों में कमी आएगी, आएगा ना। खाद्य पदार्थों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नहीं दिख रहा है, यहां कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, यहां छठवां कर लेते हैं, खाद्य पदार्थों में कमी। ठीक है, इसके बाद से सातवां क्या हो जाएगा बेटा, कपड़ों में कमी। कपड़ों में कमी, आवास में कमी। ठीक है, आवास में कमी। और क्या हो सकता है बेटा, आवास में कमी के साथ वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होगी। इसमें होगी
9वां लिख लो, वस्तु के मूल्यों में वृद्धि। इतने पॉइंट हम एक एक को समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें तो आप ऐसे भी याद कर लोगे बेटा, कोई ऐसा नहीं है। पहले एक बात बताओ, जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो पहली बात, किसी भी परिवार पे जनसंख्या बढ़ती है तो उस परिवार पे दबाव आता है कि नहीं आता है? दबाव, जिस देश में जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वहां रोजगार उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रोजगार में कमी आएगी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार या कोई कहां से इतनी नौकरियों को देगा? तो पहली बात क्या होगी, बेरोजगारी में क्या होगी, तेजी से वृद्धि होगी। अब बेरोजगारी में वृद्धि होगी, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब होगी। क्या हो जाएगी, खराब होगी। अब एक बात बताओ, जब आर्थिक स्थिति खराब होगी, किसी भी देश में या किसी भी परिवार में आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो ये बताओ क्या उनके यहाँ बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है? नहीं मिलता है। तो शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब शिक्षा की स्तर घटेगी तो समस्या क्या होगी, बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो वह विभिन्न प्रकार के अपराध में लिप्त हो जाएंगे। गलत आदतें उनके क्या हो जाएगी, दिमाग में भर जाएगी। अब जब गलत आदतें आएंगी तो एक से एक जैसे यौन शोषण जैसे संबंधित क्या करेंगे, अपराध को अंजाम देंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी अपने क्षेत्र में चोरों की हाल जो है कि बहुत हल्ला हुई है कि चोर आ रहे हैं। चोर आने का कारण क्या है बेटा, चोरों का आने का मुख्य कारण क्या है कि इस समय रोजगार क्या हो गया है, खत्म हो गया है, कमाई है नहीं। तो जब आपके पास खाने को नहीं रहेगा, आपके पास कमी रहेगी, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप लूट मार करने पर क्या हो जाओगे, उतारू हो जाओगे। अभी देखो जहां जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मैंने इलाकों में देखा है, जब भोजन बांटा जाता है तो लोग जो है ना, अच्छे अच्छे परिवार के लोग जो हैं, जो घर की अभी नई दुल्हन आई होती है, जो घूंघट के आड़ में होती है, वह भी भूल जाती है कि हम कहाँ हैं। वह उस भोजन को लूटने के लिए दौड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ क्या हो गया होता है, बर्बाद और तबाह हो गया होता है। इस वजह से, क्योंकि भूखा कोई नहीं रह सकता। हर इंसान की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अपराध करेगा। निर्धनता बढ़ेगी भाई। अगर आपके पास कमाई नहीं है तो आपके पास गरीबी आएगी कि नहीं आएगी? और गरीबी आएगी तो मैंने बताया क्या क्या समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होंगी। अब अपराध भी बढ़ेगा, मैंने अपराध को भी बता दिया कि अपराध किन कारणों से बढ़ता है। इसके बाद से खाद्य पदार्थों में कमी आएगी। अगर जिस परिवार में कम संख्या है तो निश्चित रूप से वह आसानी से कम ही चीज में पूरे परिवार को चला लेता है, और जिनके यहाँ जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, वह उन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। उनके यहाँ खाद की क्या होती है, समस्या होती है, अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं, अच्छे कपड़े नहीं मिल पाते हैं। अब खाद ही की कमी नहीं होगी, कपड़ों में भी कमी आएगी। बंद हो गया है, देखो कपड़ों में भी कमी आएगी, और कपड़ों के कमी के साथ साथ क्या होगा, आवास में भी कमी आएगा। यानी रहने के लिए क्या होगा, घर उपलब्ध नहीं होंगे। भाई ये बताओ, दुनिया में लोग बढ़ रहे हैं, जमीन थोड़ा बढ़ रही है, तो जमीन नहीं बढ़ रही है तो जनसंख्या में कमी आ, उसमें क्या हो रहा है, ये लोगों को रहने की दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। अब एक के शहरों में चले जाओ, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं लोग। अभी तो गांव ठीक है, लेकिन शहर में इतना बड़ा जो आपके क्लास है, इसमें आराम से 15-20 लोग रह लेंगे। आप रह लोगे? इसी में सोना हो, इसी में खाना हो, इसी में नहाना हो, सारा काम इसी में करना हो, संभव है? नहीं रह पाओगे। इसके बाद से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। अब एक बात बताओ, पहले टमाटर 1 रुपया किलो में मिल जाता था, 2 रुपया किलो में मिल जाता था। अभी मैं अपने होश में देखा हूँ, केला 2 रुपया केजी मिल 2 रुपया दर्जन मिल जाता था, आज केला 50 रुपये का ले जाता हूँ। क्यों मूल्यों में वृद्धि हो रही है? क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है, तेजी से ग्रोथ बढ़ रही है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही वस्तुओं के मूल्यों में भी क्या होगी, वृद्धि
होती जाएगी। तो ये हमारा क्या है, जो जनसंख्या विस्फोट के क्या है हमारे जीवन पर प्रभाव। अब जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जाए? अभी हमने जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव को देखा है, और अब हमें क्या देखना है, जनसंख्या विस्फोट से क्या प्रभाव पड़ रहे थे हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए। तो इसके नियंत्रण लगाने के उपाय क्या है? भाई सीधी सी बात है कि जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस जनसंख्या जो विस्फोट हो रही है, इससे अपने देश में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उस प्रभाव को रोकना है, तो आखिर हम उस प्रभाव को कैसे रोकेंगे? तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है उच्च शिक्षा। क्या है? उच्च शिक्षा। जैसे देखो, अपने देश में पहले बच्चियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, और शिक्षा से दूर रखने की वजह से पहली समस्या क्या होती थी कि जब बच्चियां शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी तो उन्हें कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। जब कम उम्र में विवाह होगा तो निश्चित रूप से संख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अगर बच्चियों या बच्चों को क्या किया जाता है? उच्च शिक्षा दी जाती है। तो उच्च शिक्षा देने से क्या होगा कि बच्चे अपनी जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, और उन्हें जैसे जैसे लगेगा कि हमें अपने भविष्य के लिए कुछ करना है, तो वह शादी से दूर रहेंगे। पहले किसको ग्रहण करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में उनकी उम्र भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा निकल जाएगी। और ज़्यादा उम्र निकलेगा तो उससे जनसंख्या पर क्या किया जाएगा? नियंत्रण भी लगेगा। दूसरा क्या है? बाल विवाह पर रोक। मैं अभी बताया हूं कि जब उच्च शिक्षा बच्चियों और बच्चों को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बाल विवाह पर क्या होगा? रोक लेगा। जैसे एक तो अपने यहाँ जो धार्मिक जो प्रथाएं हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियों को कम उम्र में विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, तो उस चीज से हमें हटकर क्या करना होगा? बाल विवाह का विरोध करना होगा और बाल विवाह पर रोक लगाना होगा। बाल विवाह के रोक लगाने से जनसंख्या भी नियंत्रण होगा, और जो बच्चों का जो है शारीरिक वृद्धि रुकता है, उससे भी क्या होगी? मुक्ति होगी। तीसरा जो है आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार से जनसंख्या नियंत्रण में क्या है? जैसे मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर दोनों लोग कहाँ रहते हैं? जॉब में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो नौकरी करता है तो नौकरी निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं गांव या घर से दूर हो रहेगा। अब ऐसे में अगर जो नौकरी पेशे में जाने वाले लोग हैं, उनके क्या होते हैं? वह चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हों? कम। यानी जैसे मान लो कि एक लड़का है, वह अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो यहाँ से चला गया मुंबई। कहाँ चला गया? मुंबई। और मुंबई जाके वो 2 साल 3 साल या साल भर में या 6 माह पर घर आता है, तो निश्चित रूप से उसके परिवार में क्या होगा? कमी आएगी। उसकी संख्या में क्या होगी? बच्चों की संख्या में कमी आएगी। जो लगातार घर रहते हैं उनके औलाद क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों लोग क्या हुए हैं? अपने अपने नौकरी में ध्यान रखेंगे। और भाई किसी भी अगर महिला क्या कर रही है? नौकरी कर रही है, उसके गोद में छोटा बच्चा हो तो नौकरी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो उससे निश्चित रूप से दिमाग में रहेगा कि अगर परिवार छोटा होगा, बच्चे कम होंगे, तभी हम अपने नौकरी को या अपने जो कार्य है उसको हम संपन्न कर पाएंगे। इसलिए वो क्या करेंगे? कम संख्या चाहेंगे। ठीक है। परिवार संबंधित कार्यक्रमों का बढ़ावा देना। परिवार संबंधित कार्यक्रमों का बढ़ावा देना का मतलब क्या है? ये लोगों को जागरूक करना कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही क्या होगा? सुखी परिवार होगा। क्या होगा? सुखी परिवार होगा। तो अगर हम ऐसे कार्यक्रमों को चलाते हैं, बढ़ावा देते हैं, या मान लो बच्चों को जो है परिवार कल्याण कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाते हैं, स्कूलों के बारे में बताया जाता है, तो निश्चित रूप से बच्चे इस पे क्या करेंगे? ध्यान देंगे। और आने, क्योंकि जो बच्चे हैं कल यही बच्चे क्या होंगे? युवावस्था में होंगे। युवावस्था में होंगे, इनकी ही शादी विवाह होगी, तो ये अपने परिवार को क्या करेंगे? छोटा रखेंगे। क्योंकि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुखी परिवार होगा, और उतना ही अच्छे तरह से हम बच्चों का अपने क्या करेंगे? पालन पोषण कर लेंगे। देखना जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको पालन पोषण करने में या खिलाने में या कपड़े देने में या
उनको घर में रखने में क्या होती है, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हेडिंग है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे किसी भी देश में जहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, जैसे अपने भारत देश में इस समय जनसंख्या सबसे तेज बढ़ रही है। मैंने बताया कि 2 ही देश जो है विश्व की आधी आबादी, आधे लोगों को क्या करता है, जनसंख्या को क्या करता है, 2 ही देश रखता है। वो कौन है, एशिया महाद्वीप में 2 देश हैं, एक तो चाइना है, दूसरा क्या है, भारत। ये दोनों विश्व की आधी जनसंख्या को ये दोनों अपने पास रखते हैं। अब इन दोनों देशों में सबसे पहले देश की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, जो उत्पन्न हो रही हैं, तो इसमें सरकार को क्या चाहिए कि ऐसा कानून व्यवस्था बनाए, जैसे मान लो पहले बाल विवाह होता था, अब सरकार ने उसको उस पर एक नियंत्रण के लिए उसने क्या किया कि पहला काम किया कि लड़की का उम्र 18 साल कर दिया और लड़कों का उम्र कितना कर दिया है, 21 साल कर दिया है। और अब तो सरकार को चाहिए कि लड़की का उम्र 25 साल कर दे और लड़के का उम्र क्या कर दे, 30 साल कर दे। और साथ ही साथ कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें पहला काम क्या हो कि जिनके 2 से या 1 से अधिक औलाद पैदा होते हैं उन्हें, जैसे मान लो अभी जैसे अपने देश में जो है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने क्या किया था, जो अपने यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक नियम बनाया कि जिनके 2 बच्चे होंगे, 1 से अधिक बच्चे होंगे, उनको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर नियम बना दिया जाए कि अगर जिनके 2 से अधिक, 1 से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें मान लो कि राशन नहीं मिलेगा या सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलेगा, तो अभी जनसंख्या पर क्या हो जाएगी, रोक लग जाएगी। तो सरकार कानूनी व्यवस्था को अपनाकर क्या कर सकती है, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रण कर सकती है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब क्या है, परिवार को सीमित रखना। जैसे आप लोग को 1951 में क्या आया था, नारा आया था ना, भारत में सबसे पहला देश मैंने बताया था कि भारत ही था जिसने क्या किया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। और इस नियम का पहला क्या उद्देश्य था कि छोटा परिवार हो और क्या हो, सीमित परिवार हो, जिसमें नारा भी आया था, हम 2 हमारे 2। तो देखो, अगर इस कार्यक्रम को, अगर परिवार नियोजन को अपनाया जाए तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो पहला तो इसमें ये होता है कि छोटा, इसका परिवार नियोजन का मतलब क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार। जितना ही छोटा परिवार होगा उतना ही क्या होगा, सुखी परिवार होगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का 1 बच्चा है और 2 भाई हैं, एक को सिर्फ 1 बच्चा है और एक को क्या, इतने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब ये बताओ कि अपने बच्चे को हर चीज कौन उपलब्ध करा पाएगा, दोनों एक बराबर कमाते हैं, कौन करा पाएगा, जिसका 1 बच्चा, उसका बच्चा जो है खुशहाल रहेगा कि नहीं रहेगा। और जिनके 5 बच्चे होंगे, ना समय से इलाज करा पाएंगे, ना उच्च शिक्षा दे पाएंगे, ना उसे अच्छे कपड़े दे पाएंगे, ना अच्छा खाना दे पाएंगे, ऐसे उनके सामने समस्या रहेगी कि नहीं रहेगी। और जिनका छोटा परिवार होगा वह कैसा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा। पालन पोषण का प्रभाव, मैंने अभी बताया कि लंबा परिवार होगा तो बच्चों को पालना, आज की जो महंगाई है, महंगाई को देखते हुए बच्चों का पालन पोषण कर पाना इतना आसान नहीं है। जैसे मान लो अभी आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, ऐसे में अभी फीसें कम हैं, आपके माता पिता पढ़ा ले रहे हैं। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन की तरफ जाओगे तो आप एक बार बताओ, ग्रेजुएशन की तरफ जाने के बाद से आपकी फीसें बढ़ती जाएंगी। आप किसी, मान लो कोई बच्चे जो है CPMT करती है, MBBS करने की MBBS करना चाहती है, तो डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए हमारे पास इस समय माता पिता के पास पैसे होंगे, वही क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। भले कोई बच्चा जो है कितना हो टैलेंटेड है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आज के समय में वह उच्च डिग्री को हासिल नहीं कर सकता। वो कौन करा पाएगा, जिनका छोटा परिवार होगा। तो एक आपने ये भी देख लिया कि परिवार नियोजन क्या है। अब प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियों में आ जाता है पहला आवर्ती विधि। आवर्ती विधि क्या है बेटा, आप लोगों को बताया गया था, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जब मैं पढ़ा रहा था मानव जनन। मानव जनन में मैंने क्या बताया था कि अंडों उत्सर्ग कब होता है,
14वें दिन होता है ना, 14वें दिन होता है। और कितने दिन तक जो है वो फैल्लोपियन ट्यूब में आकर जो है कि शुक्राणु का वेट करता है? 48 घंटा। तो यानी 14 से लेकर 17 दिन, यानी 14 छोड़ दो। अगर किसी महिला में आर्तव चक्र होता है तो आर्तव चक्र के 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन तक अगर पति पत्नी जो है संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो इससे जनसंख्या, इससे बच्चा रुकने का चांसेस क्या हो जाएगा? कम रहेगा। और जब कम रहेगा तो परिवार क्या होगा? छोटा होगा। तो एक तो प्राकृतिक में ये आ जाता है आवर्ती विधि, दूसरा है संभोग व्यवस्था। दूसरा क्या है? संभोग व्यवस्था है। यानी प्राकृतिक विधि का मतलब क्या है? प्राकृतिक विधि का पहले मतलब समझ लो। प्राकृतिक विधि का मतलब ये है कि जब शुक्राणु अंडाणु से क्या करता है? मिलता है तो क्या होता है? निषेचन करता है। अगर हम इनके निषेचन को ही क्या कर दें? रोक दें तो परिवार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो प्राकृतिक विधि का मतलब यही है कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से क्या किया जाए? रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कब ये मिलते हैं। तो आर्तव चक्र के कब जब स्टार्ट होता है, यानी रोज जब शुरू होता है तो उसके बाद से कितने दिन तक? 14वें दिन अंडाणु क्या होता है? उत्सर्ग होता है निषेचित होने के लिए। और 17 दिन। अब मैंने कहा कि भाई इस बीच में 10 दिन पहले ही मैंने क्यों कर दिया? 4 दिन पहले क्यों कहा? कि अब आप कई लोगों के दिमाग में चलेगा कि सर ने बोला कि 14वें दिन होता है तो 10वें दिन क्यों मना कर रहे हैं? तो 10वें दिन मना करने का मेन मकसद है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में जो शुक्राणु होते हैं, यानी जो शुक्राणु होते हैं, कई बार मादा योनि के अंदर जो है 2-3 दिन तक ऐसे ही जीवित रह लेते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति 2 दिन पहले क्या किया है? अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है, फिजिकल रिलेशनशिप में रहा है, और ऐसे स्थिति में 2 दिन बाद अंडे का क्या हो रहा है? उत्सर्ग हो रहा है, फैल्लोपियन ट्यूब में जा रहा है। तो जो इसमें शुक्राणु जो जिंदा है वो जाकर इसे निषेचित नहीं कर सकता है? करेगा कि नहीं करेगा? तो अब करेगा तो अंडाणु जब निषेचित हो जाएगा तो पहला दिक्कत क्या होगी? निश्चित जब निश्चित होगा तो जायगोट होगा, जायगोट से बच्चे का निर्माण होगा, फिर बच्चा जन्म लेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? पूरे लगभग जो है 1 हफ्ते का समय बचाव करना चाहिए। संभोग विधि क्या है बेटा? संभोग व्यवधान क्या है? स्खलन से ठीक पहले, यानी जब, अब ये जो है दूसरा जो है संभोग व्यवधान। संभोग व्यवधान क्या है? कि जैसे एक पहले से ही पुरुष जो है एक प्राकृतिक विधि को अपनाते हैं कि अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप में है तो फिजिकल रिलेशनशिप में क्या करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि वो अस्खलित होने वाले हैं तो पेनिस को क्या करते हैं? योनि से बाहर निकालकर स्पर्म को बाहर निकालते हैं। चूंकि ये विधि जो है बहुत कारगर सिद्ध नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि उनके जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल पदार्थ निकलता है उसके साथ कभी कभी हल्के हल्के शुक्राणु भी क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो इसमें अंडाणु का निषेचन होने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा रहती है। ठीक है ना? अब तीसरा जो है, तीसरा इसमें है स्तनपान अनावर्त। ये माना जाता है कि जब मान लो कि कोई महिला जो है बच्चे को जन्म दे दी तो जन्म देने के बाद से वह बच्चा 6 माह तक क्या करता है? स्तनपान करता है ना। 6 माह, 2-2 साल बच्चे करते हैं। तो जो 6 माह का समय होता है वह 6 माह में उस माँ का आर्तव चक्र क्या रहता है? रुका हुआ होता है। क्या होता है? रुका हुआ होता है। अगर उस समय पति पत्नी क्या करते हैं? फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें बच्चे रुकने की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है, यानी 9 के बराबर होती है। तो ये क्या थी? प्राकृतिक विधियां थी जिससे क्या किया जाता है? बचाव किया जा सकता है। 7वां जो है अब 8वां देखते हैं। 8वां हो गया बाधा विधि। अब बाधा विधि क्या है बेटा?
अंडाणु और शुक्राणु को क्या किया जाता है इसमें, यानी बताया गया कि अंडाणु और शुक्राणु को क्या किया जाता है, रोधक साधनों के माध्यम से, जो रोधक साधन हैं जिनसे इनको मिलने से रोका जा सकता है, उन साधनों का उपयोग करके और क्या किया जाता है, बचाव किया जाता है। काहे नींद आ रहा है आपको, तो काहे आंख ऐसे हो रहा है, सुनो ध्यान से। अभी खड़ा कराते हैं, घबराओ नहीं, अभी पूछते हैं एक एक, अभी खड़ा करा के पूछते हैं। क्या बताया गया बेटा, इसको ध्यान से सुनो। बाधा विधियां क्या है, यह एक ऐसी विधि है, ध्यान देना, बाधा विधि को याद रखना। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप यहाँ तक याद कर लो, प्राकृतिक विधि भी समझ ली है। बाधा विधि को समझना थोड़ा सा कठिन है। बाधा विधि क्या है, यह एक ऐसा विधि है जिस विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, अंडा, यानी ये एक ऐसा उपकरण होता है जिन उपकरणों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। अब वो उपकरण कौन कौन से हैं, तो पहला है रासायनिक विधि। क्या है, रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि में क्या है बेटा, यानी जैसे मान लो कि पुरुष, नर और मादा दोनों क्या कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप से पहले क्या करते हैं, कुछ केमिकल पदार्थ आते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ आते हैं, उनका जो है प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने से क्या होता है कि अगर ये प्रयोग करने से पहला फायदा ये होता है कि उसमें जो है जितना शुक्राणु जो है योनि के अंदर प्रवेश करते हैं, वह सब शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है, अब इसमें जैसे एक सिंपल सी, जैसे मान लो कि कुछ गोलियां बनाई गई हैं, गर्भ निरोधक गोलियां बनाई गई हैं, जैसे मालाडी वगैरह की गोलियां आती हैं, उसका सेवन करने से शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कोई केमिकल जो होता है, केमिकल क्या करता है कि शुक्राणु जैसे प्रवेश करता है तो शुक्राणु को जैसे अंदर जाते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, रासायनिक विधियां हैं। इसके बाद से यांत्रिक विधियां क्या है बेटा, यांत्रिक विधियां क्या है, कुछ उपकरण बनाए गए हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कंडोम का। कंडोम क्या है, एक यंत्र है, वो क्या करता है, शुक्राणु को योनि में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। उसके बाद से कॉपरेटी है। कॉपरेटी जो है महिलाओं में जो है कॉपरेटी लगती है, और उसका प्रयोग करने से क्या होता है कि निश्चित रूप से जो है कॉपरेटी 2 साल 3 साल के लग जाती है, जिससे वह महिला जो है माँ नहीं बन पाती है। जो शुक्राणु प्रवेश करते हैं वो सारे शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद से एक आ जाता है, यांत्रिक आ गया। अब अंतः गर्भाशय यंत्र। अब ये क्या होता है, यांत्रिक गर्भाशय यंत्र क्या होता है, कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो महिला के गर्भाशय के अंदर फीड कर दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, वह महिला जो है एक लंबे समय तक, वो जब तक वो फीड रहेगा तब तक क्या होगा, महिला जो है माँ नहीं बन सकती है। अब इसमें आ जाता है, ये कह रहा है कि यह प्लास्टिक, तांबे तथा स्टील से बना छोटा सा कुंडलन नुमा यंत्र है, जिसे गर्भाशय के गुहा में फिट कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है, गर्भाशय के गुहा में फिट कर दिया जाता है। जैसे है लिपेस या लूप कहा जाता है, लिपेस लूप कहा जाता है। क्या कहता है, लिपेस लूप। और उसके बाद से छठा आ गया, ये 9वां आ गया क्या, बंध्याकरण। बंध्याकरण क्या है बेटा, बंध्याकरण समझते हो, जो नसबंदी सुने हो, नसबंदी यानी पुरुष में क्या होता है, नसबंदी, और महिला में क्या होता है, नलबंदी होता है। क्या होता है, नलबंदी। यानी छोटा सा चीरा लगाकर क्या किया जाता है, नस को क्या कर दिया, जहां से शुक्राणु बाहर निकलते हैं उसी नस को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब वो नस बंद हो जाता है तो शुक्राणु क्या होता है,
बाहर आता ही नहीं है। या आप महिलाओं में देखते हो जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना, और यहीं पर अंडाणु निकलता है जी। अब ये यहाँ से निकल के गर्भाशय में आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ जहाँ गर्भाशय में आता है यहीं पर क्या क्या कर दिया, काट दिया गया। अब ये निकलेगा, इसको दबा दिया गया, बांध दिया गया। तो अब ये अंडाणु यहाँ निकलेगा, अब अंडाणु यहाँ निकलेगा, शुक्राणु इसी मार्ग से आता है ना, तो यहाँ से बांध दिया गया तो शुक्राणु इधर पहुंचेगा। और अगर ये अब ये भी इधर आएगा, नहीं आएगा, तो इससे इसको क्या कहता है, नल बंदी कहा जाता है। अब ये क्या कर देता है, अगर ये भी प्रक्रिया को अपना लिया जाता है तो महिलाएं क्या होती हैं, उनमें जो है अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, और जिससे जनसंख्या पर क्या होती है, नियंत्रण लगती है। नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अंडाणु बनेंगे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, ये देखो जो अभी मैंने बताया कि हम लोग जो केमिकल वगैरह का यूज करते हैं, तो केमिकल वगैरह का जो यूज होता है वह कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। सबसे आसान उपाय क्या है, नलबंदी या नसबंदी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कुछ क्या थे, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण के उपाय थे। और अब हम सीधे आ जाएंगे किस पे, ये हमारा जो है जनसंख्या विस्फोट आज क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे चिकित्सिक सगर्भता या समापन, जिसमें उलबेधन को पढ़ना है, यौन संचालित रोगों को पढ़ना है। तो इसको अगले जो है लेक्चर में देखा जाएगा।